अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एवरेज एटॉमिक मास, केमिकल एनालिसिस, उसकी टाइप्स को और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूले को कैसे फाइंड किया जाता है, कंबस्शन एनालिसिस क्या है, कंबस्शन एनालिसिस से कैसे एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं, और लास्ट पे मॉलिक्यूलर फार्मूले को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं एम्पिरिकल फार्मूले से कि व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला। शार्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा जी आपसे कि व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूले को समझने से पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे हम लिखते हैं एटॉमिक रेशो, और ये आ गई बेटा जी सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी एम्पिरिकल फार्मूला। तो बेटा जी देखिए सब बच्चे, हमारे पास एक कंपाउंड है बेंजीन। बेंजीन का बेटा जी मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, यानी कि इसके अंदर एटम्स की रेशो क्या है 6:6। 6 पे डिवाइड हो रहा है, 6 को 6 पे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 1:1। ये बेटा जी क्या आ जाएगी सिंपलेस्ट रेशो, यानी कि एक कार्बन और एक हाइड्रोजन बच गया। तो ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो। क्लियर है, किसकी शो कर रहा है बेटा जी, इस कंपाउंड की, बेंजीन की। ओके हो गया। मैं यहां लिखता हूं बेटा जी ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6, यानी कि इसके अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है। ये सारे ही 6 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, 6 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1:2:1। तो यानी कि एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो ये जो फार्मूले मैंने लिखे हैं, ये फार्मूले बेटा जी क्या शो कर रहे हैं, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो को। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो से मुराद ये है कि ये वाली रेशो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, फर्दर सिंपल नहीं हो सकती। तो ये वाला फार्मूला इस रेशो को शो कर रहे हैं ना, इस फार्मूले को क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूले की डेफिनेशन क्या होगी, द सिंपलेस्ट फार्मूला which shows simplest atomic ratio of a compound। एक कंपाउंड के अंदर सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो को एक्सप्रेस करने वाला फार्मूला बेटा जी क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। ठीक हो गया बेटा जी। जैसा कि एग्जाम्पल में आप लिखेंगे कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH2O। बात की समझ लगी बेटे। अब याद रखिएगा कि एम्पिरिकल फार्मूला, आयोनिक कंपाउंड्स हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला। ये नोट के तौर पे आपने याद रखना है कि आयोनिक कंपाउंड्स हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर हो गया। मैं यहां पे बेटा जी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखता हूं कि विच कंपाउंड हैज ओनली एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसका सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे लिखते हैं जी वाटर है H2O, बीटा ऑप्शन NaCl, चार्ली ऑप्शन CO2, डेल्टा ऑप्शन C6H12O6।
ठीक है। तो यहाँ पे बेटे मैंने अभी आपको बताया है कि सिर्फ आयनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनका क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। तो आयनिक कंपाउंड की पहचान क्या है, उस फार्मूले के अंदर आपको एक मेटल एक नॉन मेटल नजर आए। तो यहाँ पे क्या है बेटा जी, सोडियम क्लोराइड, ये मेटल ये नॉन मेटल, ये आयनिक कंपाउंड है। इसका सिर्फ क्या होगा बेटा जी, एम्पिरिकल फार्मूला होगा, जबकि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी हो सकता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों ही है। इसका भी बेटा एम्पिरिकल है और मॉलिक्यूलर है, याद रहेगा। सिर्फ आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, जिनका सिर्फ क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है। इसी तरह बेटा जी कुछ जॉइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसा कि सिलिका वगैरह, SiO2, वो बेटा जी क्या है, उनका भी सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। सबको क्लियर है। अब बेटा जी देखें यहां पर एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के स्टेप्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो पहला स्टेप है बेटा जी, जब भी आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट स्टेप बेटा जी क्या है, फाइंड परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। इसे आप परसेंटेज कंपोजिशन भी बोल सकते हैं। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फार्मूले से हम क्या फाइंड करते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। दूसरा जो स्टेप्स है, दूसरे स्टेप में बेटा जी हम क्या फाइंड करेंगे, ग्राम एटम्स। फाइंड ग्राम एटम्स। तो ग्राम एटम फाइंड करने का बेटा फार्मूला क्या है कि ग्राम एटम फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप में जो आपने परसेंटेज फाइंड की है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, उसको बेटा जी आप डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की एटॉमिक मास पे। तो इस फार्मूले से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ग्राम एटम्स, या इसको हम मोल भी बोलते हैं। नंबर 3 जो बेटा इसका स्टेप है, आप क्या करेंगे, ग्राम एटम्स की रेशो लेंगे, यानी कि यहां से जो आपने ग्राम एटम फाइंड किए उनकी क्या करेंगे, रेशो ले लेंगे। टेक ग्राम एटॉमिक रेशो, ग्राम एटॉमिक रेशो, ठीक है। मिसाल के तौर पे बेटा जी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये 3 एटम्स हैं, इनके आपने ग्राम एटम फाइंड किए थे। तो आपने ग्राम एटम फाइंड किए थे, इसके जी सपोज करते हैं इसके 2 हैं, इसके 4 हैं, इसके 2 हैं, ये ग्राम एटम्स हैं। तो ग्राम एटम की रेशो कैसे लेनी है, जो सबसे स्मॉल नंबर होगा उसको सब पे डिवाइड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्मॉल नंबर है, ये 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बेटा जी, 1:2:1। तो ये क्या बन गया, CH2O। यानी कि अगर कहता है कि थर्ड स्टेप में ग्राम एटम की रेशो होल नंबर में आए तो वो बेटा जी क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला, वो क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन अगर बेटा जी यहां पे आपका आंसर आता है फ्रैक्शन में, यहां पे आपका आंसर किस में आता है, फ्रैक्शन में, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, किसी डिजिट के साथ इस रेशो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारा आंसर किस में आए, होल नंबर में, ठीक है। अगर ग्राम एटम की रेशो यानी कि ये वाला आंसर फ्रैक्शन में आए तो फिर किसी नंबर के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपका आंसर किस में आए बेटा जी, होल नंबर में। तो ये होल नंबर बेटा जी क्या हो जाएगा, आपका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। बात की समझ लगी। तो 4th स्टेप क्या है कि अगर ग्राम एटम की रेशो फ्रैक्शन में है तो उस रेशो को किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम क्या करें बेटा, होल नंबर रेशो गेन कर सकें। तो 4th पॉइंट बेटा जी मैं यहां लिखता हूं, यहां पे हम लिखते हैं 4th पॉइंट, वो क्या है कि मल्टीप्लाई विद ए डिजिट टू गेट होल नंबर रेशो। तो बेटा जी ये एग्जाम्पल नंबर जो 2 है बुक में, हमने उसको सॉल्व करना है। याद रखिएगा सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा जी, परसेंटेज फाइंड करेंगे। परसेंटेज फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, हर एलिमेंट के ग्राम एटम फाइंड करेंगे। फिर आप ग्राम एटम की रेशो लेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया,
और फिर आपने ग्राम एटम की रेशो, अगर तो होल नंबर में आंसर आता है वो इंपीरिकल फार्मूला होगा। अगर आंसर इस तरह फ्रैक्शन में आता है तो फिर हम क्या करेंगे, उस रेशो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रेशो जो है वो बेटा किस में आए, होल नंबर में आए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये स्टेप्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ये स्टेप्स बेटा जी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इंपीरिकल फार्मूला, राइट डिफरेंट स्टेप्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंपीरिकल फार्मूला। तो ये कर लेंगे, क्लियर हो गया, चले ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इंपीरिकल फार्मूला बाय कंबस्शन एनालिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मेंशन कर लें अपनी बुक्स के ऊपर कि कंबस्शन एनालिसिस एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ इंपीरिकल फार्मूला बाय कंबस्शन एनालिसिस। अब बेटा जी याद रखिएगा कि व्हाट इज कंबस्शन एंड व्हाट इज एनालिसिस। कंबस्शन बेटा जी क्या है, कंबस्शन का मतलब होता है बर्निंग इन एयर, बर्निंग इन एयर और ऑक्सीजन, जबकि एनालिसिस से मुराद होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो ये दो वर्ड्स है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करना और उनकी अमाउंट्स को फाइंड करना। कैसे फाइंड करना, बाय बर्निंग इन एयर इज कॉल्ड एज कंबस्शन एनालिसिस। तो कंबस्शन एनालिसिस की बेटा जी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, द एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, the analysis of organic compound by burning in air is called as combustion analysis। क्लियर है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या करना बेटा जी, एनालिसिस करना, उसको एयर में बर्न करके कंबस्शन एनालिसिस कहलाता है। मैं यहाँ पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखता हूँ कि which one cannot be analyzed, which one cannot be analyzed by combustion, कि किस कंपाउंड को हम कंबस्शन के जरिए एनालाइज नहीं कर सकते। तो बेटा जी यहाँ पे अल्फा ऑप्शन है जी C6H12O6, बीटा ऑप्शन है जी NH2CONH2 यूरिया, चार्ली ऑप्शन बेटा जी CH3CH2OH है और डेल्टा ऑप्शन है बेटा जी C6H6। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब बेटा याद रखना है आपने ये वाला पॉइंट कि सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप कंबस्शन कर सकते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी। क्लियर है, ये पॉइंट बेटा जी नोट के तौर पे लिख ले कि ओनली दोज organic compounds, only those organic compounds can be analyzed by combustion containing carbon, hydrogen and oxygen। याद रहेगा बेटे, सिर्फ उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप कंबस्शन एनालिसिस कर सकते हैं जिनमें बेटा जी क्या होगी, कार्बन होगी, हाइड्रोजन होगी और ऑक्सीजन होगी। तो फिर मुझे बताया कि यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या बनता है, यहाँ पे बीटा बेस्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा क्या आ गया, नाइट्रोजन। तो इसकी हम कंबस्शन एनालिसिस नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या होगा, बीटा आंसर जो है ये बेस्ट आंसर होगा। ओके हो गया। बाकियों में बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो इनकी कंबस्शन एनालिसिस हो सकती है, यूरिया की कंबस्शन एनालिसिस नहीं हो सकती। ठीक है जी बेटा जी, इसकी भी हो सकती है क्योंकि इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन ना भी हो तो ऑक्सीजन हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। ओके हो गया। अब बेटा जी नेक्स्ट देखो कि कंबस्शन एनालिसिस करते कैसे हैं। कंबस्शन एनालिसिस के लिए जो बेटा जी हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं कंबस्शन ट्यूब। क्या बोलते हैं उसको, कंबस्शन ट्यूब बोलते हैं। तो ये बेटा जी कंबस्शन ट्यूब है,
मैं यहाँ पे एक्सपोज डायग्राम बना रहा हूँ, आप इस डायग्राम को भी ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, कंबस्शन ट्यूब। कंबस्शन ट्यूब बेटा जी एक ग्लास ट्यूब है। कंबस्शन ट्यूब क्या है, एक ग्लास ट्यूब है। कंबस्शन ट्यूब के अंदर कंपार्टमेंट्स है बेटा जी। यहाँ पे देखें जी, पहला जो इसका पोर्शन है वो इस तरह, इसके अंदर बेटा जी कंपार्टमेंट्स हैं, ये देखें। तो यहाँ पर इन कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ होती है वो हम देखते हैं। सब बच्चे देखो बेटे, कंबस्शन ट्यूब के पहले पोर्शन में यहाँ पर हम क्या करेंगे, वे सैंपल लेंगे। वे सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजन शुदा सैंपल। क्लियर हो गया, आपने वजन किया होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी आपने एनालिसिस करनी है, वो लिया। अब यहां पे बेटा जी सेकंड कंपार्टमेंट में यहां पर लगा हुआ है मैग्नीशियम पर क्लोरेट, MgClO4 ट्वाइस, मैग्नीशियम पर क्लोरेट। क्लियर है। जबकि थर्ड कंपार्टमेंट में यहां पर बेटा जी लगा हुआ है 50% सोल्यूशन ऑफ KOH। क्लियर हो गया बेटा जी। अब होता क्या है, हम यहाँ पे कंबस्शन ट्यूब में सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन गैस को। ये ऑक्सीजन गैस को सप्लाई किया तो ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा जी क्या हो जाएगा, ये बर्न हो जाएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगी, यहाँ पर बेटा जी हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। बात की समझ लगी। अब ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने के लिए आगे अब्जॉर्बर लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो वाटर है इसको बेटा जी एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, मैग्नीशियम पर क्लोरेट। क्लियर है। ये क्या करता है, ये बेटा जी एब्जॉर्ब करता है फिजिकली वाटर। फिजिकली मतलब क्या है कि ये का हाइग्रोस्कोपिक नेचर का कंपाउंड है, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है, फिजिकली। जबकि बेटा जी आगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा KOH का सॉल्यूशन, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन होगा क्योंकि CO2 एसिड है और KOH क्या बेस है। तो ये बेटा जी एब्जॉर्ब CO2 करेगा केमिकली। इस पॉइंट को बेटा जी याद रखिएगा। तो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंबस्शन ट्यूब में कौन सा कंपाउंड वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो मैग्नीशियम परक्लोरेट। कौन सा कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, वो क्या है, 50% KOH का सॉल्यूशन है। बात की समझ लगी बेटे। तो ये है जी हमारे पास कंबस्शन ट्यूब में परफॉर्म किया जाने वाला एक्सपेरिमेंट। अब यहां पे आपने फाइंड करनी है जी परसेंटेज। तो याद रखिएगा, परसेंटेज कार्बन फाइंड करने के लिए हम फाइंड करते हैं मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको डिवाइड कर देंगे बेटा जी मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, मल्टीप्लाई कर देंगे कार्बन के एटॉमिक मास ओवर कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास के साथ। इस फार्मूले से हम क्या फाइंड करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन। जब भी कंबस्शन एनालिसिस करेंगे परसेंटेज कार्बन फाइंड करने के लिए बेटे हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसी तरह परसेंटेज हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मास ऑफ वाटर को डिवाइड कर देते हैं बेटा जी मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का बेटा जी एटॉमिक मास और नीचे वाटर का मास मल्टीप्लाई बाई 100। इस फार्मूले से हम फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है। इसी तरह बेटा जी परसेंटेज ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए 100 माइनस क्या कर देंगे, परसेंटेज कार्बन प्लस परसेंटेज हाइड्रोजन। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूरिंग कंबस्शन एनालिसिस परसेंटेज ऑक्सीजन इज फाइंड बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। ड्यूरिंग कंबस्शन एनालिसिस परसेंटेज ऑक्सीजन इज फाइंड बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। तो आप क्या बताएंगे कि ऑक्सीजन जो है वो यहां पे एक्सटर्नली सप्लाई की जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ केमिकली जुड़ी हुई है। तो जब आप कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करेंगे, दोनों की परसेंटेज को जमा करके 100 में से माइनस कर दें, जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, परसेंटेज ऑक्सीजन। तो देखिए बेटा जी इन फार्मूलों से हमने क्या किया, कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड कर ली। अब परसेंटेज फाइंड करने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है बेटा जी,
ग्राम एटम फाइंड करना। ग्राम एटम फाइंड करने के बाद क्या करेंगे आप, ग्राम एटम की रेशो लेंगे। अगर वो रेशो का आंसर होल नंबर में आए तो वो क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। और अगर आंसर बेटा फ्रैक्शन में आए तो वो हम क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट के साथ, ताकि हमारा आंसर किस में आए, होल नंबर में आए। तो ये बेटा जी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको प्रिपेयर करना है। इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन कंबस्शन एनालिसिस क्या है, दूसरा बेटा जी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज फाइंड बाय मेथड ऑफ डिफरेंस ड्यूरिंग कंबस्शन एनालिसिस। तो आप क्या बताएंगे, ऑक्सीजन इज केमिकली अटैच्ड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन एज CO2 एंड वाटर। So when we find percentage of carbon and hydrogen, these percentages added to each other and then minus from 100 and we get percentage of oxygen। बात की समझ लगी बेटे, क्लियर है सबको। अब हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा जी क्या होता है और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा जी क्या है, द फार्मूला विच शोज नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ऐसा फार्मूला जो एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की तादाद को जाहिर करता है, आप उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बेटा जी एटम्स की तादाद को क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, और एक्सप्रेस कर रहा है ये एटॉमिसिटी को। बात की समझ लगी बेटे। अब याद रखिएगा आयोनिक कंपाउंड्स डोंट हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये याद है क्या पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड्स डोंट हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसकी बेटा रीजन क्या है कि आयोनिक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, आयन्स होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में जुड़े होते हैं एज ए फार्मूला यूनिट। उनका सिर्फ इंपीरिकल फार्मूला होता है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने का जो बेटा जी फार्मूला है वो क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं n मल्टीप्लाई इंपीरिकल फार्मूले के साथ, इंपीरिकल फार्मूला। अब यहां पे जो n है बेटा जी ये एक डिजिट है। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, क्लियर है। n की वैल्यू जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, n की वैल्यू बेटा जी 0 नहीं होगी, नेगेटिव में नहीं आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ठीक है। n की वैल्यू 0 में नहीं होगी, नेगेटिव में नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, ओके हो गया। अब याद रखिएगा कि अगर n की वैल्यू 1 के इक्वल हो तो इस केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला बेटा जी क्या होंगे, ये सेम होंगे। तो वो कौन से कंपाउंड्स हैं जिनकी n की वैल्यू 1 होती है, वो बेटा जी कंपाउंड्स मैं यहाँ लिखता हूँ वाटर H2O, बेटा जी H2O, यही इसका इंपीरिकल फार्मूला, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह बेटा जी देखें NH3, यही इसका इंपीरिकल फार्मूला, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे, सिंपलेस्ट रेशो है ऑलरेडी, और ये बेटा जी क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स है। बात की समझ लगी ना बेटे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इससे रिलेटेड बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब यहाँ पे देखें कि n की वैल्यू हम फाइंड कैसे करते हैं। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मॉलिक्यूलर मैस को बेटा जी क्या करते हैं, इंपीरिकल फार्मूला मैस के ऊपर डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा मॉलिक्यूलर मैस हमेशा आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा, ये हमेशा बेटा जी आपको क्या होगा, गिवन होगा। जबकि इंपीरिकल फार्मूला मैस आपने फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, कहाँ से, फ्रॉम इंपीरिकल
फार्मूला। बात की समझ लगी ना बेटे? तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें बेटा जी हम देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनसे रिलेटेड कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर के अंदर और एक्सरसाइज में, वो कल के लेक्चर में हम उनको सॉल्व करेंगे। सब बच्चों को आज के लेक्चर की समझ लगी है? ओके हो गया जी, शुक्रिया।